हेलो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। दोस्तों, ये छोटा सा चैप्टर है क्योंकि इसमें से कई चीज़ें हैं वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुकी हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है ऊतक तंत्र अर्थात टिश्यू सिस्टम। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पौधे की पादपकाय का सबसे बाहरी आवरण है। इस तंत्र में बाह्य त्वचा, ट्राइकोडर्मा, मूल रोम तथा रंध्र सम्मिलित हैं। अर्थात दोस्तों, जो बाह्य त्वचा होती है वो पादप के सबसे बाहर का जो आवरण होता है वो है। इसके अंदर आप आँखों से देखे जा सकने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि बाह्य त्वचा, ट्राइकोडर्मा यानी कि त्वचा रोम को ट्राइकोडर्मा कहते हैं दोस्तों। और त्वचा रोम यानी जो त्वचा तने के ऊपर छोटी छोटी जड़ें जैसी संरचनाएं होती हैं उनको त्वचा रोम बोलते हैं। उनके बाद मूल रोम और रंध्र, जड़ों में जो जड़ें होती हैं उनको मूल रोम बोलते हैं तथा रंध्र पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको रंध्र बोलते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। बाह्य त्वचा प्राथमिक पादपकाय की सबसे बाहरी परत है तथा इनमें अंतःकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है। बाह्य त्वचा एक परतें होती हैं एवं मृदुकी कोशिकाओं की बनी होती हैं। बाह्य त्वचा पर मोम की परत क्यूटिकल पाई जाती हैं जो जल की हानि को रोकती हैं। मूल में क्यूटिकल नहीं होती, अर्थात दोस्तों जड़ों में जो क्यूटिकल होती हैं वो नहीं होती। क्यूटिकल बाह्य त्वचा की परत होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका क्यूटिकल का काम क्या है, ये जल की हानि को रोकती है। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पेरेन्काइमी होती हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों रंध्र। दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं उनसे कहीं ना कहीं नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने इस पीडीएफ में 2006 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यू हाईलाइट कर रखे हैं, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कहाँ कहाँ से पीवाईक्यू आया है आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय के लिए कार्य करते हैं। दोस्तों, जो रंध्र होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं तथा गैसों के आदान प्रदान का यानी कि गैसों का विनिमय का कार्य करते हैं। प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। रंध्र में कोशिकाएं पाई जाती हैं दोस्तों जिनको द्वार कोशिकाएं कहते हैं। जड़ों में अनुपस्थित तथा तृण तनों में रंध्र उपस्थित होता है। दोस्तों, रंध्र जो होते हैं वो जड़ों में नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो तृण तना होता है उनमें रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र में जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली होती है तथा आंतरिक भित्ति उनकी मोटी होती हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है कि द्वार कोशिकाओं की जो बाहरी भित्ति होती है पतली होती हैं तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती हैं। द्वार कोशिकाएं रंध्रों के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करते हैं। दोस्तों, आपसे पूछ ले कि द्वार कोशिकाओं का कार्य क्या है, तो द्वार कोशिकाएं रंध्र के खुलने तथा बंद होने के कार्य को नियमित करता है तथा घास की पत्ती में डमलाकार रंध्र होते हैं। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि घास की पत्ती में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, तो घास की पत्ती में डमलाकार रंध्र होते हैं। इसके बाद में ट्राइकोम तथा त्वचा रोम की उत्पत्ति बाह्य त्वचा से हुई है, अर्थात एपिडर्मिस से जो त्वचा रोम की उत्पत्ति हुई है। त्वचा रोम पर चिपचिपे पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण जो कीट होते हैं वो त्वचा से चिपक जाते हैं तथा कीटों की जो मृत्यु होने के बाद त्वचा रोम उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यानी कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है इनकी सतह पर, जो कीट आते हैं तो वो उस सतह पर चिपक जाते हैं, तो उन कीटों के मरने के बाद जो है वो त्वचा रोम पोषण प्राप्त करते हैं। प्रवाह तंत्र में ट्राइकोम सामान्यतः बहुकोशिकीय होते हैं लेकिन एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। यानी कि जो त्वचा रोम होते हैं वो सामान्यतः बहुकोशिकीय होते हैं लेकिन कहीं पे एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। त्वचा रोम शाखित, अशाखित तथा मूलांकुर कठोर हो सकते हैं। त्वचा रोम शाखित भी हो सकते हैं, अशाखित भी हो सकते हैं, मुलायम और कठोर भी हो सकते हैं। त्वचा रोम का कार्य है वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकना। यानी कि रंध्र तो वाष्पोत्सर्जन करते हैं लेकिन जो त्वचा रोम होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल की हानि को रोकते हैं। उसके बाद में आता है मूल रोम।
मूल रोम एक कोशिकीय पतली भित्ति वाले होते हैं, यानी कि जो रूट हेयर इनको बोलते हैं, जो तने पर या जड़ों पर जो जड़ें आती हैं तने पर, उनको मूल रोम बोलते हैं। ये एक कोशिकीय होती है तथा पतली भित्ति वाली होती है, यानी पतली पतली सी जड़ें होती हैं। इनकी जो उत्पत्ति होती है बाह्य त्वचा से, इनकी उत्पत्ति भी एपिडर्मिस से होती हैं। मूल रोम अर्थात जड़ों का कार्य होता है मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण। इसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना भरण उत्तक तंत्र। भरण उत्तक तंत्र सबसे बड़ा उत्तक तंत्र है। बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल के अलावा सभी भरण उत्तक में आते हैं, यानी कि भरण उत्तक तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है। बाह्य त्वचा और संवहन मंडल के अलावा सभी भरण उत्तक में आते हैं। बाह्य त्वचा हम पढ़ चुके हैं, संवहन मंडल अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भरण उत्तक तंत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल के अलावा सभी भरण उत्तक में आते हैं। भरण उत्तक में पर्ण मध्योत्तक सम्मिलित हैं। भरण उत्तक तंत्र सरल उत्तक जैसे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमन का बना होता है। भरण उत्तक तंत्र पादप का मुख्य भाग बनाता है। दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है संवहनी उत्तक तंत्र। दोस्तों ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। संवहनी तंत्र में जटिल उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य कैम्बियम होता है, यानी जो दोस्तों द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य एक संरचना पाई जाती है जिसे कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम विद्योतक कोशिकाओं की एक पतली पट्टी होती हैं। ऐसे संवहनी बंडल जो द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते हैं उन्हें खुला संवहन बंडल कहते हैं। यानी दोस्तों ऐसे संवहनी बंडल जो द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम बनाने वाले बंडल होते हैं, उनको खुला संवहन बंडल कहते हैं। जबकि दोस्तों एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं होता तथा ये द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम नहीं बनाते। एक बीजपत्री में दोस्तों कैम्बियम पाया ही नहीं जाएगा, तो ये द्वितीयक जो जाइलम फ्लोएम है वो बना नहीं पाएंगे, तो इन्हें बंद संवहन मंडल कहते हैं। दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाएगा, तो जो ये बंडल हैं द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाएंगे तो इसे खुला संवहन बंडल कहेंगे। जबकि जो एक बीजपत्री पादप हैं उनमें कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, तो जो ये द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम नहीं बना पाएंगे तो इनको बंद संवहन बंडल कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है अरीय संवहन बंडल। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर एकांतरिक रूप में पाए जाते हैं, तो उन्हें अरीय संवहन बंडल कहते हैं। यानी कि दोस्तों जाइलम और फ्लोएम हैं वो अलग अलग त्रिज्या पर एकांतरित, यानी अलग अलग त्रिज्या पर स्थित होंगे, तो उन्हें अरीय संवहन बंडल कहेंगे। अरीय संवहन बंडल एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री तथा अनावृत बीजों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो अरीय संवहन बंडल कहाँ पाए जाते हैं, तो अरीय संवहन बंडल एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री तथा अनावृत बीजों की जड़ों में उपस्थित होते हैं। संयुक्त संवहन बंडल। संयुक्त संवहन बंडल में जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं। तने तथा पत्तियों में ये उपस्थित होते हैं, यानी कि जाइलम फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर एकांतरित रूप में पाए जाएंगे तो वो अरीय संवहन बंडल हैं। जबकि जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर पाए जाएंगे तो वो संयुक्त संवहन बंडल हैं। तने तथा पत्तियों में संयुक्त संवहन बंडल पाए जाएंगे। संयुक्त संवहन बंडल में फ्लोएम जाइलम के बाहर स्थित होता है। दोस्तों बाकी सब में जो जाइलम फ्लोएम जाइलम के बाहर स्थित नहीं होता है, लेकिन जो संयुक्त संवहन बंडल होता है इसमें फ्लोएम जाइलम के बाहर स्थित होता है। नहीं तो जाइलम बाहर होता है और फ्लोएम अंदर होता है दोस्तों। इसके बाद आता है द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्विबीजपत्री मूल या द्विबीजपत्री जड़। तो इसमें आएगी सबसे पहले एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक कोशिकीय मोटी परत होती हैं जो सुरक्षा प्रदान करती हैं। दोस्तों बाह्य त्वचा जड़ों में ही नहीं कहीं पे भी पाई जाएगी तो वो सुरक्षा ही प्रदान करने का कार्य करेगी। इसके बाद आता है वल्कुट या कोर्टेक्स।
वलकुट क्षेत्र पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमी कोशिकाओं का बना होता है जो भोजन संग्रहण का कार्य करता है। अंततः इसके बाद में आएगी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस एक कोशिकीय परत होती है। एंडोडर्मिस अतः अंतत्वचा की कोशिकाओं की अर्य एवं स्पर्श रेखीय भित्तियों पर एक मोम युक्त पदार्थ सुबेरिन का जमाव हो जाता है जिसे कैस्पेरियन पट्टिका कहते हैं। दोस्तों कैस्पेरियन पट्टियाँ से 2 से 3 बार PYQ नीट में आ चुका है, तो आप यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो अंतत्वचा की कोशिकाओं की जो अर्य एवं स्पर्श रेखीय भित्तियाँ होती हैं उन पर मोम युक्त एक सुबेरिन का जमाव हो जाता है जिसे कैस्पेरियन की पट्टियाँ कहते हैं। जड़ों में अंतत्वचा जल के अर्य संवहन का कार्य करती हैं। दोस्तों इसमें आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि जो एंडोडर्मिस की कोशिकाओं की अर्य एवं स्पर्श रेखीय भित्तियाँ होती हैं उन पर एक मोम युक्त पदार्थ सुबेरिन का जमाव हो जाता है जिसे कैस्पेरियन पट्टियाँ कहते हैं। जड़ों में अंतत्वचा जल के अर्य संवहन का कार्य करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है दोस्तों परिरंभ यानी पेरिसाइक। परिरंभ मोटी भित्ति यानी मर्दुतकीय कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि जो परिरंभ होता है पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है। परिरंभ जड़ों में पार्श्व शाखा का निर्माण करता है। दोस्तों यहाँ से PYQ आया हुआ है, परिरंभ का कार्य ऐसा पूछा गया था। तो परिरंभ जड़ों में पार्श्व शाखा का निर्माण करता है तथा द्वितीयक वृद्धि के समय संवहन एदा का निर्माण करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो परिरंभ होता है वो जड़ों में पार्श्व शाखा का निर्माण करता है तथा द्वितीयक वृद्धि के समय संवहन एदा का निर्माण करता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है संवहन पुल। द्विबीजपत्री जड़ों में 2 से 4 संवहन पुल पाए जाते हैं। फिर मज्जा, द्विबीजपत्री जड़ों में मज्जा अस्पष्ट होती हैं। इसके बाद आती हैं एक बीजपत्री मूल या एक बीजपत्री जड़। एक बीजपत्री मूल में संवहन पुलों की संख्या 6 से अधिक होती हैं, अर्थात यह बहुआदिदारुक होती हैं। यानी कि एक बीजपत्री जो जड़ होगी उनमें संवहन पुलों की संख्या 6 से अधिक होती तथा एक बहुआदिदारुक होगी। एक बीजपत्री जड़ों की शारीरिकी अधिकांशतः द्विबीजपत्री के समान ही होती हैं। एक बीजपत्री जड़ों में मज्जा सुविकसित व बड़ी होती हैं। एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इनमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती हैं। यानी कि दोस्तों जो एक बीजपत्री जड़ होती हैं उनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती, इसलिए इनमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती हैं। दोस्तों अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें कैम्बियम नहीं होता, तो उनमें द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम विकसित नहीं होते हैं। तो वही चीज़ है कि जो एक बीजपत्री जड़ होते हैं उनमें कैम्बियम नहीं होगा, तो इससे जो द्वितीयक वृद्धि यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं बनेंगे। इस प्रकार के बंडल को हमने बंद संवहन बंडल कहा था। आपको ये चीज़ें याद रखनी है और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को रिलेट करना है। फिर है दोस्तों द्वितीयक तना। द्वितीयक तने में भी हमको सबसे पहले एपिडर्मिस पढ़नी है, यानी कि बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस वही एक कोशिकीय मोटी परत होती हैं जो सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके बाद में आता है वलकुट यानी कोर्टेक्स। वलकुट बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच कई परतों का बना होता है। इसकी जो पहली परत है वो है अधर त्वचा यानी कि हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कुछ कोशिकीय मोटी परत होती हैं जो यांत्रिक सहायता करती हैं। उसके बाद में आता है जनरल कोर्टेक्स। बहुकोशिकीय मोटी परत होती हैं। जनरल कोर्टेक्स बहुकोशिकीय मोटी परत होती हैं जो भोजन व अन्य पदार्थों का संग्रहण करती हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों अंतत्वचा। अंतत्वचा या एंडोडर्मिस एक कोशिकीय मोटी परत होती हैं जो स्टार्च का संग्रह करती हैं। इसे मंड आच्छाद या स्टार्च शीट भी कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया कि एंडोडर्मिस या द्विबीजपत्री तने में स्टार्च का संग्रह कहाँ होता है, तो आपको एंडोडर्मिस याद रखना है कि जो एंडोडर्मिस एक कोशिकीय परत होती हैं जो स्टार्च का संग्रह करती हैं तथा स्टार्च शीट भी इसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है परिरंभ। परिरंभ कुछ कोशिकीय मोटी परत हैं जो असतत रूप से पाई जाती हैं तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। द्विबीजपत्री तनों में संवहन पुल तने के मध्य एक वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। वलय के रूप में व्यवस्थित संवहन पुलों का पाया जाना द्विबीजपत्री तनों का एक अभिलाक्षणिक लक्षण है।
द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम भी संवहन पुल से ही विकसित होते हैं। यानी दोस्तों आपको याद रखना है कि जो द्विबीजपत्री तनों में संवहन पुल होते हैं वो तनों के मध्य में एक वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। वलय के रूप में व्यवस्थित संवहन पुलों का पाया जाना, दोस्तों ये चीज़ आपको मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वलय के रूप में व्यवस्थित संवहन पुलों का पाया जाना द्विबीजपत्री तनों का एक अभिलाक्षणिक लक्षण है। द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम भी संवहन पुल से ही विकसित होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों एक बीजपत्री तना। इसमें भी उनको सबसे पहले पढ़ना है एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा। वही एपिडर्मिस एक कोशिका मोटी परत होती है जो सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद में आती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कुछ कोशिकीय मोटी परत होती है जो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके बाद में आता है जनरल कॉर्टेक्स, बहुकोशिकीय मोटी परत जो भोजन व अन्य पदार्थों का संग्रहण करती हैं, उसे जनरल कॉर्टेक्स कहते हैं। एक बीजपत्री तने में भ्रूण ऊतक पूर्ण विभेदित नहीं होता या अनुपस्थित होता है, जबकि एक बीजपत्री तने में संवहन पुल वलकुट में बिखरे हुए अवस्था पाई जाती हैं, जहां परिधि की ओर छोटे आकार के व अधिक संख्या में तथा केंद्र की ओर बड़े आकार में और कम संख्या में संवहन पुल पाए जाते हैं। संवहन पुल में जल युक्त गुहिकाएँ होती हैं। दोस्तों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो एक बीजपत्री जड़ें होती हैं यानी एक बीजपत्री तने होते हैं उनमें संवहन पुल वलकुट में बिखरे हुई अवस्था में पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ से नेट में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि जो एक बीजपत्री तनों में संवहन पुल किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो वलकुट में बिखरी हुई अवस्था में जो संवहन पुल एक बीजपत्री तने में पाए जाते हैं। और संवहन पुल में जल युक्त गुहिकाएँ होती हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आया हुआ है कि संवहन पुल में जल युक्त गुहिकाएँ पाई जाती हैं। ये पूरा इस क्रम में आया था। इसके बाद दोस्तों आती है पृष्ठाधार द्विबीजपत्री या पृष्ठाधार पत्ती। पृष्ठाधार पत्तियों में रंध्र निचली सतह पर अधिक एवं ऊपरी सतह पर रंध्र कम या अनुपस्थित होते हैं, इसे पृष्ठाधार पत्ती कहते हैं। दोस्तों ये चीज़ नीट में आई हुई है कि पृष्ठाधार पत्तियाँ क्या है। तो पृष्ठाधार पत्तियों में रंध्र निचली सतह पर अधिक पाए जाएंगे, जबकि ऊपरी सतह पर रंध्र कम पाए जाएंगे या अनुपस्थित होंगे। इसके बाद दोस्तों पर्ण मध्योतक। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित हरित लवक युक्त पतली भित्ति युक्त मर्दूतकी कोशिकाओं को पर्ण मध्योतक कहते हैं। यानी ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच में हरित लवक युक्त यानी कि हरित लवक से युक्त पतली भित्ति हरित लवक युक्त तथा पतली भित्ति युक्त मर्दूतकी कोशिकाओं को पर्ण मध्योतक कहेंगे। पृष्ठधारी पत्तियों में पर्ण मध्योतक खम्भ ऊतक या स्पंजी ऊतक में विभेदित होता है। यानी कि जो पृष्ठाधार पत्ती होती हैं उनमें जो पर्ण मध्योतक खम्भ ऊतक या स्पंजी ऊतक में विभेदित होता है। अब दोस्तों खम्भ ऊतक या स्तंभी ऊतक क्या है, तो जो खम्भ ऊतक हैं वो बाह्य त्वचा के नीचे की ओर पाया जाता है। खम्भ ऊतक कोशिकीय लंबी एवं दृढ़ता से व्यवस्थित होती हैं। जो खम्भ ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं एवं दृढ़ता से व्यवस्थित होती हैं। खम्भ ऊतक हरित लवक भी अधिक मात्रा जो यानी कि खम्भ ऊतक में हरित लवक भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो खम्भ ऊतक की कोशिकाएं हैं वो लंबी व दृढ़ता से व्यवस्थित होती हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में स्पंजी ऊतक। स्पंजी ऊतक में पत्ती की निचली सतह की ओर पाया जाता है तथा इसकी कोशिकाएं गोलाकार व अंडाकार होती हैं। दोस्तों जो स्पंजी ऊतक हैं वो पत्ती की निचली सतह की ओर पाया जाता है तथा जो स्पंजी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं गोलाकार होती है व अंडाकार होती हैं। पृष्ठाधार पत्ती तने या शाखा से 90 डिग्री कोण पर व्यवस्थित होती हैं अतः इनकी दोनों सतह की शारीरिकी भिन्न होती हैं और अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में यानी कि दोस्तों जो पृष्ठाधार पत्ती होती हैं वो तने या शाखा से 90 डिग्री कोण पर स्थित होगी। यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी तने के साथ और इनके जो दोनों सतह की शारीरिकी होती है वो भिन्न होती हैं तथा जो पृष्ठाधार पत्ती अधिकांश द्विबीजपत्री में पाई जाती हैं। इसके बाद आता है समद्विपार्श्विक पत्ती। तने या शाखा में समांतर रूप से जो समद्विपार्श्विक पत्ती जुड़ी होती हैं अतः इसकी दोनों सतह की शारीरिकी समान होती हैं। समद्विपार्श्व पत्ती अधिकांश मोनोकोट में पाई जाएगी। समद्विपार्श्व पत्ती में दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती हैं। समद्विपार्श्व पत्ती में पर्ण मध्योतक खम्भ युक्त स्पंजी मध्योतक में विभेदित नहीं होता है। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के बीच केवल कुछ
अंतःकोशिकीय स्थान होते हैं। समद्विपार्श्विक पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, अतः इनमें मध्य में बड़े आकार के तथा मार्जिन छोटे आकार के समन्वय पाए जाते हैं। यानी दोस्तों, जो जालिकावत शिराविन्यास पर्ण समद्विपार्श्विक पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है तथा जो समद्विपार्श्विक पत्तियाँ होती हैं इनके मध्य में बड़े आकार के तथा छोटे आकार के समन्वय पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आध्वत्व कोशिका या बुल्लीफॉर्म सेल्स। दोस्तों, जो घास और एक बीजपत्री पादप होते हैं उनकी पत्तियों में बुल्लीफॉर्म सेल्स पाई जाते हैं। दोस्तों, इससे कई बार क्वेश्चन जो रिपीट हो चुका है और इस साल भी आने की संभावना है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो बुल्लीफॉर्म सेल्स हैं वो घास और एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों में पाए जाएंगे तथा एडैक्सियल एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं बड़े आकार की रंगहीन व रिक्त कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, जिन्हें बुल्लीफॉर्म सेल्स कहते हैं। यानी कि जो अभ्यक्ष बाह्य त्वचा अर्थात एडैक्सियल एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़े आकार की व रंगहीन व रिक्त कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। यानी कि जो एडैक्सियल एपिडर्मिस अर्थात जो अभ्यक्ष बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं वो आगे चलकर बड़े आकार की रंगहीन और रिक्त कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, जिन्हें बुल्लीफॉर्म सेल्स कहते हैं। अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियों को अंदर की ओर मुड़ना भी इन कोशिकाओं के कारण होता है। यानी कि दोस्तों, जो जहाँ गर्मियों के टाइम पर बहुत शुष्क मौसम होता है तो उस टाइम जो वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए जो घास की पत्तियाँ होती हैं वो अंदर की ओर सिकुड़ के मुड़ जाती हैं। तो इन कोशिकाओं का मुड़ना मतलब इन पत्तियों का मुड़ना बुल्लीफॉर्म कोशिकाओं के कारण ही हो पाता है। तो जो बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं होती हैं वो घास की पत्तियों में तथा एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों में पाए जाएंगे। तथा बुल्लीफॉर्म सेल्स किन्हें कहेंगे, तो जो अभ्यक्ष बाह्य त्वचा तथा एडैक्सियल एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं वो आगे चल के बड़े आकार की रंगहीन व रिक्त कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाएगी, तो उन्हें बुल्लीफॉर्म सेल्स कहेंगे। बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या करती हैं, तो बुल्लीफॉर्म सेल्स अत्यधिक शुष्क मौसम में पत्तियों को अंदर की ओर सिकुड़ लेती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन से बचा जा सके तथा जल की हानि कम से कम हो। तो दोस्तों, ये आज का जो हमारा चैप्टर था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगर दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप वीडियो लाइक कीजिएगा और इसी तरह से चैप्टर वाइज चैप्टर हमारे साथ रिवाइज करने के लिए और PYQ हाईलाइट नोट्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कल। धन्यवाद दोस्तों।